हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो बच्चे बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जीके जीएस की क्लास शुरू हो गई है, तो आप लोग जीके जीएस की क्लास भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना देरी से। और हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों के स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान को प्रस्तुत करता है। ठीक है, एक तरफ स्तंभ का दे रखा है और एक तरफ स्तंभ खा दे रखा है। तो प्रतिभाशाली किस में आता है ये बताना है आपको। ठीक है, देखो प्रतिभाशाली आता है आपका शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है, यानी कि ए का क्या हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, तो ये वाला तो आपका आ गया। इसमें अधिगम आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, धारा प्रवाह पढ़ने में क्या होती, कमी होती है, यानी कि बी का क्या हो गया आपका, पहला हो गया। जो सृजनात्मकता वाले लोग होते हैं उनमें क्या होता है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। ठीक है, यानी कि सी वाले का हो गया हमारा दूसरा। अब बचा एक, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, तो वे किस में आ जाएगा, आसानी से विचलित हो जाता है, यानी कि डी का आ गया आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, यानी कि देख लो आप किस में ऑप्शन मिलता है आपका। देखो चौथा ये आ गया, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर 3 में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कहता है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कह रहा है बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं। कहता है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं या वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करते हैं हम। कहता है कि वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की केवल और केवल नकल करते हैं। नकल करने से क्या होगा, क्या वो प्रभावी रूप से सीख सकते हैं बच्चे? बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि शब्द याद आ जाए तो आप काट दीजिए। तथ्यों को याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, ये सब क्या होता है, सीटेट में ऑप्शन निगेटिव होते हैं, आप लोग काट दें बिना झिझक से। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है ना, दिशा निर्देश देता है, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन बचा क्या, हमारा ऑप्शन बचा कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कहता है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों को क्या करना चाहिए, डराना धमकाना नहीं चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, कह रहा है प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, नहीं, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हो सकता है। प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित मना करना, ऐसा गलत है। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। कह रहे हैं अनुभव के परिणाम के रूप व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है क्या। ठीक है, तो संरचनात्मक अधिगम दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक क्या है, सक्रिय एवं एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत तक चलती है ना। ये व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को सहायता किया जा सकता है ना, प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कहता है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरक होते हैं, निश्चिंतित हो जाते हैं जब सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो
शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 4 से। कह रहा है कि विद्यार्थियों का क्या होता है, उत्साह भंग हो जाता है। ऐसा नहीं है, जब हम उनकी योग्यताओं के अनुसार इनको शिक्षण देंगे, गतिविधि उनके अनुसार कराएंगे तो क्या होगा, उनका उत्साह भंग हो जाएगा? नहीं, भंग नहीं होगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, कह रहे हैं निश्चिंतित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जब उनको उनके अनुसार सब कुछ मिलेगा तो बंद क्यों हो जाएगा, वो तो और सीखेंगे ना। कहता है किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल प्रभावित होंगे जब उनके अनुसार उनको शिक्षण मिलेगा, यानी कि सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कहता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे गलत ज़रूर करते हैं। देखो, बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं, जो खामियाँ होती हैं, वो कोई गलतियाँ नहीं होती हैं। ना ही हमें उन चीज़ को उसको सज़ा देना है, ना ही दंड देना है, ना ही बाहर खड़ा करना है। बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं वो अधिगम का ही क्या होती हैं, एक हिस्सा होती हैं। ठीक है, जैसे हम त्रुटि और प्रयास का नियम भी बोल सकते हैं। बच्चा पहले त्रुटि करता है, फिर प्रयास करता है, फिर त्रुटि करता है, फिर प्रयास करता है। इस तरीके से वो हल्के हल्के करके सब सीख जाता है। यानी कि जो बच्चों की गलतियाँ खामियाँ हैं क्या हैं, अधिगम यानी कि सीखने का क्या है, वो एक हिस्सा है। तो ठीक है, ऐसा ऑप्शन आप लोग ढूंढ लीजिए। तो ऑप्शन कहता है हमारा कि बच्चों की गलतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन हैं, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, यह अधिगम प्रक्रिया का भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कह रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक महत्वहीन है, मतलब उसका कोई महत्व नहीं है, गलतियों का कोई महत्व नहीं, ये कहना चाह रहा है। ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे लापरवाह हैं, बच्चों के बारे में गलत टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं चलेगी सीटेट में। ठीक है, आप लोग वो ऑप्शन काट दीजिए जिसमें बच्चों के बारे में गलत कहा गया है या गलत टिप्पणी या व्याख्या की गई हो। ठीक है, कहता है कि बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देने चाहिए। बार बार कहने से सुधारना नहीं है बच्चों की गलतियां। मैंने बताया कि बच्चों की गलतियां क्या हैं, अधिगम का एक हिस्सा है। ठीक है, कहता है कि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। बिल्कुल क्या है, उनका क्या है, अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों को हमें क्या देना चाहिए, वरीयता देना चाहिए। ठीक है, उन्हें डांटना वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 27 कहता है कि मूल्यांकन को डैश। ठीक है, कहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा मूल्यांकन है वो क्या होना चाहिए, तो मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मूल्यांकन के तहत बच्चों द्वारा पूर्व सीखे गए विषयों और तथ्यों का परीक्षण किया जाना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, इसके आधार पर बच्चों की प्रगति एवं कमियों को दूर करके एक योजना बनाई जाना चाहिए और उपचार करके उसे दूर कर देना चाहिए। ठीक है, तो शब्द केवल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बताया था सीटेट में केवल शब्द आ जाए आप काट दीजिए। कह रहा है एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मूल्यांकन को किसका भाग होना चाहिए, एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि नीचे लिखी गई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। एक स्थिति लिखी हुई है, इस स्थिति को पहचान कर आपको बताना है इन सब में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। कह रहा है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। कह रहे आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान संवेग परस्पर संबंधित है, संज्ञान संवेग संबंधित नहीं है, आनुवांशिकता पर्यावरण अलग नहीं है। देखो, तो प्रश्न में की जो स्थिति है वो हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि संज्ञान और संवेग क्या होते हैं, संवेग परस्पर एक दूसरे से सन्निहित यानी कि संबंधित होते हैं, है ना, जो सिद्धांत को दर्शाती है। क्योंकि इस स्थिति में जब बालक क्या होता है, बालक को संज्ञान होता है कि वे पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या आ जाती है, कुंठा, निराशा एवं द्वेष आदि का भाव उत्पन्न हो जाता है, जो एक कार्य को बिना प्रयास के छोड़ने के रूप में क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये किससे संबंधित है, ये हमारा संज्ञान और संवेग से संबंधित है। ठीक है, और अगर आपको इसकी व्याख्या नहीं भी आती है तब भी आप इसके आंसर तक पहुँच सकते हैं। मैंने क्या बताया था, देखो आनुवांशिकता में पर्यावरण का संबंधित नहीं है, ये तो कोटेशन ही गलत लिखा है ऑप्शन में। कह रहा संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। मैंने इससे पहले भी करा चुका हूँ, संज्ञान संवेग एक दूसरे से सन्निहित हैं यानी कि एक दूसरे से संबंधित हैं। कह रहे आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, ऑप्शन तो ठीक है अलग नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, आनुवांशिकता अलग है, पर्यावरण अलग है आपका, है ना। अगर आप इस तरीके से भी काटना चाहें तब भी आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, जो कि आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और हमारा क्वेश्चन कहता है
कहता है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह को प्रोत्साहित कर सकता है। कहता है कि बच्चों के समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, केवल समाधान लिखने से क्या क्वेश्चन बच्चा प्रोत्साहित हो सकता है? नहीं। पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास है ना, तो केवल एक ही प्रकार के प्रश्न नहीं होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के प्रश्न होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचना को कंठस्थीकर याद कर ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया है ना, मैंने बताया था ये टैग वर्ड है आपका, जहाँ पे भी कंठस्थीकर आ जाए वो गलत हो जाएगा। तो बचा गया हमारा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचता है हमारा क्या, कि बच्चों के समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? यानी कि जिसमें बच्चा खुद सेंटर्ड में होता है, तो किसका उदाहरण? कह रहा है परंपरागत विधि जो परंपरा से चलती चली आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कह रहा है अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि का कोई इस रिलेशन है ही नहीं। निगमनात्मक यानी कि नियम से उदाहरण की ओर, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बच्चा सेंटर्ड में होता है, उसमें स्वयं की पहल व प्रयास क्या होता है? शामिल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।